புள்ளைக்கு நீதி வாங்கி கொடுத்தா போதுங்க, வேற எதுவும் நான் தேவையில்லைங்க எனக்கு. போனவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தாடா என் புள்ளிங்க ஆத்மா சாந்தரியம். नमस्कार। कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची नामक जगह से आई, यानी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली श्रीमती जिनकी लाश उनके स्कूल में ही मिली थी। दो तरह की कहानियां सामने आई, एक सुसाइड की और दूसरी मर्डर की। कई सारे सवाल भी उठे थे। इन सवालों के पीछे हमने भी अपना इन्वेस्टिगेशन एक रखा था जो कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बाहर निकलते थे, यानी कहा यह गया कि इन्होंने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन वहाँ पर उनके माता पिता जब पहुँचे, जिस स्पॉट पर वो गिरी थीं, वहाँ पर ये समझ में आया कि किसी भी तरह के खून के निशान नहीं दिखे। इसके साथ साथ जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट ने इस पूरी चीज़ को अपने हाथ में लिया, यानी उसके माता पिता को सुबह फ़ोन किया और ये कहा कि आपकी बेटी नीचे गिर गई हैं, सही सलामत है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आधे घंटे बाद उनके घर वालों को फ़ोन जाता है और ये कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दिए हुए उनकी लाश को मॉर्चरी में भी रख दिया जाता है। इस तरह के कई सवाल उठ खड़े हुए। उनका आज अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया। कल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप अपनी बेटी का जो है शरीर वो कल सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में आप ले लीजिए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मसला बाहर आया था उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं जो इनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो इस पूरे मसले में कई सारे एंगल्स बाहर नज़र आते हैं। और आज इनका जो दाह संस्कार हुआ है वो भी बहुत ही बड़े पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हुआ है, जो कि 13 तारीख को जो ये घटना घटी थी उसके बाद 14, 15, 16 तारीख तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया था। यानी पुलिस ने पोस्टमार्टम तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो परिवार वाले थे, जो उस बच्चे के रिश्तेदार थे, लोगों ने जिस तरह की मांगे रखी थी, जिस तरह के सवाल खड़े करे थे, उस पर किसी भी तरह का सरकारी काम नहीं हुआ था, एक्शन नहीं हुआ था। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट तक दायर नहीं करी थी। ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जब 17 तारीख को वहाँ पे एक विद्रोह छिड़ा, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते आ रहे थे परिवार वाले और आसपास के गांव वाले, वो एक बहुत बड़ी आगजनी में तब्दील हुआ। यानी कई सारी बसें जलाई गई, पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया गया। और इस पूरे मसले में कई ऐसे वीडियो बाहर आए थे जहाँ पर ये तक देखा गया कि स्कूल में 3 बेडरूम्स हैं और उन 3 बेडरूम्स में से एक कक्ष में कॉन्डम तक मिले। எல்லாம் பாருங்க பாருங்க காண்டம் எத்தனை காண்டம் கிடக்குது பாருங்க, எல்லாம் பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, பாருங்க, இதாங்க அவங்க ரூம் பாத்துக்கோங்க, இதாங்க அவங்க ரூம் பாத்துக்கோங்க, பாத்துக்கோங்க, எல்லாம் இங்க காண்டம் தாங்க அதிகமா கிடைக்குது। इस स्कूल की जो बिल्डिंग है, यानी 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। एक मंजिल में मेट्रिकुलेशन स्कूल चलता था, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सिलेबस पढ़ाया करता था वो चलता था। उसी बिल्डिंग में जो दूसरी मंजिल थी उसमें CBSE स्कूल चलाया जाता था और तीसरी मंजिल में हॉस्टल चलाया जाता था। यानी एक ही बिल्डिंग में आप तीनों चीज़ें कैसे चला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी मेट्रिकुलेशन की अगर बिल्डिंग है वो अलग होनी चाहिए, उसके लिए एक अपना ग्राउंड होना चाहिए, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से CBSE स्कूल के लिए और इसी तरह से हॉस्टल के लिए भी कुछ एक गाइडलाइंस होती हैं जो सरकार देती है। तीनों ही चीज़ों में यहाँ पर किसी भी तरह की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। जो कल हमने खबर देखी, जो रिपोर्ट बाहर आती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो स्कूल है, स्कूल में एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। यानी SCPRC जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये पूरा मसला बाहर रखा है और उन्होंने कहा है जिस जगह पर, यानी जो इंटरनेशनल स्कूल इसको कहा जा रहा है, इसमें चलने वाले हॉस्टल के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस
नहीं दिया गया है। यानी स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन लोगों ने ये रिपोर्ट बाहर करी है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इनका काम है कि किस तरह की बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग को लाइसेंस देना चाहिए, स्कूल किस तरह से चल रहा है, स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या हमने जो गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी SCPCR ने जो रिपोर्ट दायर करी है, इस पूरे मसले में लोगों ने काफ़ी सारे अधिकारियों के साथ भी इंक्वायरी बिठाई, उनके साथ पूछताछ करी, जैसे कि कर्लकुर्ची के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे बात करी, उनका नाम है विजय लक्ष्मी। इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिसर शिवराम, इसके साथ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर इलयराजा, ऐसे तमाम लोगों के साथ इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और वहाँ की काफ़ी सारी जो सवाल जो पब्लिक डोमेन में है उन तमाम चीज़ों को बाहर ला के रखा। घटना जब घटी थी यानी 13 से 17 तारीख तक, जब यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो पुलिस विभाग है, वो इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त जो विद्रोह छिड़ा, उस विद्रोह के बाद तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्त में लिया गया। 17 तारीख की घटना है और उसमें से 20 ऐसे लोग हैं जो कि नाबालिग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। एक बेहद ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया था। जब श्रीमती के पार्थिव शरीर को उनके जो घर वाले थे उन्होंने हॉस्पिटल से लिया और उसके बाद अपने गांव लेके आए, और गांव में जब जो नज़ारा था वो आसपास के तमाम जितने भी गांव थे, उनके रिश्तेदार थे, सब पहुंचे हुए थे श्रीमती के अंतिम संस्कार के लिए। और पूरे ये जो इस प्रोसेस में लोगों ने ये गुहार लगाई कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जो सवाल है एक बारी हम रिपीट कर देते हैं कि इस पूरे मसले में कहाँ कहाँ खामियां और गलतियां और जो सवाल बाहर नज़र आते हैं। सबसे पहले तो 13 तारीख को जो श्रीमती का शरीर मिला उनके हॉस्टल के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये कहा गया कि गार्ड ने देखा, और गार्ड ने देखा इसी वजह से लोगों को पता पड़ा कि भाई यहाँ पे इस तरह से कुछ हुआ है। एक और सवाल है कि वहाँ पे जो श्रीमती के साथ जो रहते थे बच्चे उसी रूम में, उन्होंने किसी भी तरह का शोर क्यों नहीं मचाया कि श्रीमती रात भर नहीं नज़र आई। तीसरा, जो वहाँ की वार्डन है, उन्होंने क्यों इस चीज़ को नहीं देखा कि सारे बच्चे अपने अपने कमरे में पहुँचे हैं फिर नहीं पहुँचे, ये पहला। दूसरा, जब ये नीचे गिरी तो इनके शरीर में कई तरह के घाव, उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बताता है, लेकिन सारे ही नील पड़े हुए निशान बताए जाते हैं। पूरे शरीर में इस तरह के निशान है, छोटे छोटे चोट है। तो ये इतने सारे चोट कैसे लगे? यानी ऊपर से जब इंसान गिरता है तो उनकी पसलियाँ टूट सकती हैं, हड्डियाँ टूट सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। श्रीमती के सर में एक गहरा घाव था जो कि ऊपर से गिरने जैसा घाव नहीं नज़र आता है, और उसके साथ साथ ही उनकी एक पसली की एक हड्डी टूटी हुई थी। यानी ऊपर से जब आप गिरते हैं तो शायद आपका हाथ पैर इस तरह से कुछ टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे पसली की एक हड्डी टूटी भी नज़र आती है। श्रीमती का जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था वो हुआ था 14 तारीख को। उसके बाद जब ये घटना घटी यानी 17 तारीख को इतना बड़ा विद्रोह हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, उसके बाद जो यहाँ की सरकार है वो एक्शन में आई, और तमाम एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं ये तमाम लोग स्कूल पहुँचते हैं। यानी सरकार तब जागती है जब इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है। और इसके बाद जो घर वाले हैं उनकी एक गुहार थी कि हम दोबारा से पोस्टमार्टम चाहते हैं, और इस दोबारा से पोस्टमार्टम में हम अपना एक डॉक्टर वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो जो कोर्ट है उसने ये कहा, क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? तो हम पे भरोसा नहीं है के चलते वहाँ पर उन बच्ची के पिता यानी श्रीमती के पिता और एडवोकेट को पोस्टमार्टम के अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन एक डॉक्टर को जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि एक पिता अपनी बेटी का पोस्टमार्टम होते हुए कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। दूसरा सवाल था, एडवोकेट अगर पोस्टमार्टम होते हुए देख रहे हैं तो एडवोकेट को क्या पता है मेडिकल टर्म्स की, वो जाके उन चीज़ों को टिक मार्क कर सके जिस पे उनको संदेह है। यानी एक डॉक्टर जो ये अपनी तरफ से चाहते थे वो वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में भी परिवार पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और ये कहता है कि 2 बारी पोस्टमार्टम हो चुका है, दोनों ही बार वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो इसके बाद हम दोबारा से पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दे सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर ये भी सवाल बताया जा रहा है कि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट था, स्कूल के जो ओनर है रवि कुमार, उनके संबंध पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, खास तौर पर बीजेपी के साथ है और एडीएमके के भी साथ है, और इसी तरह से कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी इनके कनेक्शन रहे हैं। यानी फॉल प्ले यहाँ पर समझ में आता है कि जो स्कूल चलाने वाला इंसान है उसके पास पावर है, पैसा है, और उसको रख के ये किसी भी तरह की गलत तरीके से स्कूल को चलाने में सक्षम रहे। जब ये सिचुएशन बाहर आई तब भी इन्फ्लुएंस के चलते उस पूरे मसले को दबाने की कोशिश करी गई। आज रवि कुमार और जो स्कूल की जो सेक्रेटरी है शांति और स्कूल के प्रिंसिपल, इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये गिरफ्तारी तब हुई जब इतना बड़ा मसला, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया, अन्यथा इस पूरे मसले को दबाने की पूरी कोशिश करी गई थी। और यही आज सवाल है कि श्रीमती को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों, और इस तरह से इतने स्कूल हैं, इतने रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं पूरे देश में जहां पर इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने नज़र आती हैं। तो सरकारी जो विभाग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्यों इस तरह की चूक करता है? क्या वहाँ पर पैसा लेके लाइसेंस बांट दिया जाता है? किसी भी तरह की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है? जब बच्चों के ऊपर बात आती है, जब इस तरह की घटना हो जाती है, तब भी क्यों सरकार नहीं जागती है? यानी 13 तारीख को जब ये घटना सामने आई तो तुरंत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्यों एक विद्रोह होने के बाद ही सरकार रिएक्ट करती है? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों के बारे में हम पल पल आप तक इसी खबर के ऊपर कई सारी जानकारियां लाते रहे हैं और अब भी लाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़।